तुमने एक लेस का पैकेट फाड़ा, चिप्स उठाए, खाए और चिप्स तुम्हारी बॉडी में गए, डाइजेस्ट हुए, उससे तुम्हें न्यूट्रिएंट्स मिले और इस न्यूट्रिशन के बाद तुमने किया उस चिप्स की एनर्जी को यूज और उस एनर्जी से अपनी डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म की। अब इन डे टू डे एक्टिविटीज में खाना डाइजेस्ट होने के बाद एक और एक्टिविटी होती है एक्सक्रीशन, यानी जा करके जो वेस्ट है उसको फ्लश कर दिया। ऐसी कई सारी एक्टिविटीज तुम डेली परफॉर्म करते हो जो तुम्हारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है और इन्हें हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ये सिर्फ तुम नहीं करते हो, प्लांट्स, एनिमल्स, हम ह्यूमंस, हर कोई कर रहा होता है और इस चैप्टर में ऐसे कई सारी प्रोसेस हमें डिटेल में पढ़नी है, बट कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा क्योंकि हम हर एक चीज का फ्लो मैप देखेंगे, हर एक चीज का प्रॉपर एनिमेशन देखेंगे एंड हर एक चीज की ट्रिक्स देखेंगे कि कुछ भी तुम्हें रटना ना पड़े। बस इस वीडियो को एंड तक देखना, स्पीड अपने अकॉर्डिंग 1.5x पे कर लो और आओ मिलके इस चैप्टर को स्वाहा करते हैं विद इंडियाज बेस्ट एनिमेशन। क्या हाल पढ़ ले गैंग के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। देखो यार, कई सारे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, तुम्हारे भी कई सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे भी कई सारे फ्रेंड्स हैं। अब कैसे पता करें कि कौन जिंदा है कौन नहीं? क्यों भैया, हम तो सबको देखते हैं, मेरे फ्रेंड सारे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, सारे जिंदा हैं। बट अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें पता करना है क्या जिंदा है क्या नहीं, तो तुम क्या देखोगे? सिर्फ ये कि वो चल रहा है या नहीं, खेल रहा है या नहीं, कूद रहा है या नहीं। एग्जाम्पल से समझाता हूं। पहला एग्जाम्पल ये है, ये क्या है एग्जाम्पल? ये एग्जाम्पल है कबीर सिंह। यार, ब्रेकअप के बाद इसका इतना बुरा हाल हुआ है कि ये मूवमेंट तो करता है, इधर उधर जाता भी है, बट कहता है कि प्रीति के जाने के बाद मैं बिल्कुल मर चुका हूं अंदर से। ये खुद को डेड बोल देता है, बट जब हम चेक करते हैं कि ये जा रहा है, आ रहा है, मूवमेंट कर रहा है, बॉडी मूवमेंट कर रहा है, मतलब ये जिंदा है। दूसरा एग्जाम्पल है ये अपने 3 इडियट्स वाले राजू के पापा। ये बेचारे बेड पे लेटे रहते हैं, कुछ खास मूवमेंट नहीं करते हैं, बट ब्रीथिंग कर रहे हैं, इनके बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है। जैसे जो इनका ब्लड है वो मूव कर रहा है, ब्लड में सेल्स हैं वो मूव कर रही है, सेल के अंदर तक मूवमेंट्स हो रही हैं, इंट्रासेल्युलर मूवमेंट्स। अब जो ये मूवमेंट्स हो रही हैं, इसके वजह से इनको भी लिविंग डिक्लेयर कर दिया गया है। अब अगला एग्जांपल लेते हैं कोविड-19 वायरस। ये वायरस जब तक बाहर था तब तक तो ये नॉन लिविंग था, बट जैसे ये किसी को इन्फेक्ट कर देता है, किसी होस्ट की बॉडी में आ जाता है, तब ये हो जाता है लिविंग और तभी ये अपनी एक्टिविटी शुरू कर देता है। इसीलिए बहुत बहस चलती है कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो जब तक बाहर रहता है नॉन लिविंग, जब किसी होस्ट के अंदर आ जाता है तो लिविंग। मतलब क्या ऐसी एक कैटेगरी मुझे बताओ जिससे हम बोल सकते हैं कोई चीज लिविंग है या नहीं है? तुम्हें दिख रहा होगा पहले, दूसरे, तीसरे एग्जांपल में एक चीज भैया कॉमन है कि बाहर वाला चलने फिरने वाला मूवमेंट जरूरी नहीं है, इंस्टेड मॉलिक्यूलर मूवमेंट जरूरी है कि मॉलिक्यूल्स में, सेल्स में अंदर जो छोटे मोटे मूवमेंट हो रहे हैं वो बहुत जरूरी हैं किसी भी चीज को जिंदा यानी जीवित डिक्लेयर करने के लिए। मतलब मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट डिफाइन समथिंग एज लिविंग और नॉट लिविंग। तो अब समझ गए ना, किसी भी चीज को लिविंग कैसे डिक्लेयर करोगे? जब उसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हो रहे हो, यानी सेल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट हो गया, बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट हो गया। इसीलिए यहां तक कि कोई कोमा पे चला जाता है, कोई पेशेंट अगर कोमा में है, वो ना बोल रहा होता है ना कुछ कर रहा होता है, बट फिर भी वो लिविंग होता है क्योंकि उसके अंदर बॉडी में मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हो रहे होते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूं। मेरा एक फ्रेंड था जिसके साथ मैं दिल्ली में रेंट पे रहता था, लक्ष्मी नगर में। अब रेंट पे हम रहते थे एक 1 BHK में, बहुत ही छोटे से घर में। और जब हम 1 BHK में रहते थे, कभी हमने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया तो एक ही गेट था घर का, इतना छोटा घर था, सिर्फ एक गेट, एक कमरा। गए, तुरंत पिज्जा लिया और अंदर आ गए और खा पी लिया। फिर उसके बाद उसी एक गेट को खोला और पिज्जा बाहर फेंक दिया। मतलब जो वेस्ट बचा है पिज्जे का कार्टून, वरना बचता कहाँ है पिज्जा। उसी तरह से मैंने एक बात करी अपनी उसी फ्रेंड आस्था से। वो रहती थी एक 3 BHK में, काफी बड़े घर में, आलीशान बंगले में। और जब उसके यहाँ पर पिज्जा आता था तो उसके यहाँ कई सारे गेट्स थे, कोई सा भी गेट खोल के जाता था, पिज्जा पिक करता था और ला करके उसको अलग अलग गेट में जाना पड़ता था, अलग अलग रूम्स में जाना पड़ता था, वो पिज्जा सब में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और फिर जब पिज्जा खा लेते थे तो एक पर्टिकुलर रूम में जाते थे और वहां से वो पिज्जे को फेंक देते थे, जो भी उसका बॉक्स बचता था।
अब भैया ये स्टोरी क्यों सुनाई? देखो, स्टोरी में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब वो एक कमरे वाला घर था तो एक ही गेट से कुछ हम ले रहे हैं और एक ही गेट से फेंक दे रहे हैं। एग्जाम्पल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, ये एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, ये एक ही सेल का है, तो अब छोटा सा पोर बना लेगा, वहीं से अपना इंजेक्शन कर लेगा, खाना खा लेगा और उसी एक सेल से छोटी सी जगह बना के इंजेक्शन कर देगा, यानी भगा देगा जो भी वेस्ट है उसको। उसी तरह से पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बट जब हमने बात करी 3 BHK की, जहां कई सारे रूम्स हैं, तो हमें किसकी जरूरत पड़ रही है? एक ऐसे इंसान की जो जाकर गेट खोल के पिज्जा ले भी और फिर बाकी लोगों को अलग अलग रूम्स में जाके वो पिज्जा डिस्ट्रीब्यूट भी करे, यानी एक अच्छे ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ रही है। और यही एग्जाम्पल दिखाता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए सेल्स का, टिश्यूज का और ऑर्गन सिस्टम्स का, जिससे हर एक लाइफ प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो सके। और भैया ये लाइफ प्रोसेस क्या होती हैं? बताया था, जो भी प्रोसेसेस हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है वो कहलाती हैं लाइफ प्रोसेस। और रटनी नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने बोला था रेंट, RENT। R से रेस्पिरेशन, E से एक्सक्रीशन, N से न्यूट्रिशन और T से ट्रांसपोर्टेशन। यही 4 हैं लाइफ प्रोसेस। पीछे से बैक बेंचर सवाल कर रहे हैं कि भैया रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन, इतना एक्साइटेड मत हो। रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं है, क्योंकि हमें जो जिंदा रहने के लिए, इंडिविजुअल को जिंदा रहने के लिए जो जरूरी है वो है RENT, जो मैंने बताया। और रिप्रोडक्शन एक स्पीसीज को मेंटेन करता है, इंडिविजुअल को जिंदा रहने में मदद नहीं करता है, इसलिए रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस में नहीं आता है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। अब इस RENT में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला लाइफ प्रोसेस है ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन, मतलब एनर्जी का इनटेक। अगर इंग्लिश में बोले तो न्यूट्रिशन इज द अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म। अब अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब न्यूट्रिएंट्स का लेना। अरे न्यूट्रिएंट्स यार जो तुम लेते हो, जिम वाले तो अच्छे से जानते होगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, फैट्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जब हम लेते हैं और इनका यूज करती है हमारी बॉडी, उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। बट हम सब, तुम्हें पता ही है, एक ही तरीके से, एक ही प्रोसेस से ये न्यूट्रिएंट्स तो लेते नहीं है, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है, यानी हम सब अलग अलग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं। 2 टाइप्स हैं, 2 मोड्स हैं। पहला है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो लोग जो अपना टिफिन खुद से लाते हैं, मतलब वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं। एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है और साथ ही साथ ब्लू ग्रीन एल्गे। अब जो हेटेरोट्रॉफिक है, इसके अंदर 3 और डिवीजन होता है, मतलब हेटेरोट्रॉफिक के अंदर भी 3 रास्ता लोग चुनते हैं। पहला रास्ता जो चुन रहे हैं उनको बोला जा रहा है सैप्रोट्रॉफिक, यानी ये वो हैं जो बेचारे एकदम ही गरीब हैं, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, यानी कहीं कोई जानवर सड़ रहा है, कहीं कुछ पेड़ सड़ रहा है, ब्रेड सड़ रही है, तो वो चीजें जो डेड एंड डिकेइंग चीजें जो खाते हैं, वो मोड होता है सैप्रोट्रॉफिक मोड, और उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स। अब एग्जाम्पल क्या है? ब्रेड में लग जाती है ब्रेड मोल्ड और फंजाई और कई सारे बैक्टीरियाज। अगला रास्ता वो चुनते हैं जो थोड़े से बदमाश होते हैं, जो दूसरे को मार के अपना खाना खाते हैं, इनको बोलते हैं पैरासिटिक। ये कौन सा न्यूट्रिशन है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है? इसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है या तो उसके ऊपर रहता है और उसको मार के उसके अंदर से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है। जैसे एग्जांपल है कस्कुटा। उसी तरीके से एक और एग्जांपल आ जाता है कस्कुटा के बाद, लीच। अब थर्ड रास्ता, अपना लास्ट रास्ता है, सबसे आखिरी रास्ता, होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें हम किसी को परेशान नहीं करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं और बॉडी में डालते हैं, बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेस होती है जिससे वो ब्रेक डाउन होता है और सिंपलर फूड्स में डाइजेस्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल, हम ह्यूमंस और एनिमल्स कॉम्प्लेक्स फूड उठाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो ये था ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे उनको जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, जो अपना टिफिन खुद से लेके आते हैं, ऑटोट्रॉफिक को। और ऑटोट्रॉफिक कौन सा न्यूट्रिशन है? जिसमें खुद से खाना बनता है। कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गे। अब ग्रीन प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। हम सबको पता है ये रिएक्शन, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर, इन दोनों का यूज करके सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल नीचे लिखा है क्योंकि क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट की प्रेजेंस में बनता क्या है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, और ग्लूकोज जो बना वही खाना है, ठीक है, वही न्यूट्रिशन है। अब सुनो,
ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, इसको 1 2 3 तीन स्टेप्स में करते हैं और ये तीनों स्टेप्स हर एक प्लांट सीक्वेंस में फॉलो करता है। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप जो दिन में किया जाता है यार, वो है कि जैसे ही सूरज आए, जैसे ही रोशनी आए, सनलाइट को ट्रैप कर लो क्लोरोफिल की मदद से। सनलाइट ट्रैप कर लो क्लोरोफिल की मदद से। अब दूसरा स्टेप क्या है? जो सनलाइट यानी लाइट एनर्जी ट्रैप की है उसको कन्वर्ट कर दो केमिकल एनर्जी में, क्योंकि हमें केमिकल रिएक्शन के लिए चाहिए। कौन सी रिएक्शन? देखो, जो वाटर लिया था प्लांट ने ना, जो वाटर लिया था प्लांट ने, उस वाटर को H2O को तोड़ना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तोड़ने के लिए चाहिए होगी केमिकल एनर्जी, जो कहां से आएगी? जो लाइट एनर्जी ली उसे वो कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में, और उस केमिकल एनर्जी से H2O मॉलिक्यूल को तोड़ दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप है रात का स्टेप। रात में किया जाता है, इसको इसीलिए बोलते हैं डार्क रिएक्शन। इसमें क्या होता है? सिंपल, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने ली थी उसको रिड्यूस कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में, मतलब रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। अब हर एक प्लांट ये तीनों चीज सीक्वेंस में ही करता है। सारे बात मान लेते हैं, बट एक बदमाश है, क्योंकि ये तो जल्दी उठ जाते हैं, दिन वाला काम पहले कर लेते हैं, बट एक हमारा नाइट आउल है जो रात वाला काम पहले करेगा। नाइट आउल कौन है पता है? डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स, अरे वो प्लांट्स जो रेगिस्तान में होते हैं, जैसे हमारे राजस्थान में और दुबई में, जहां शेख्स होते हैं, शेख दुबई वाले। तो यहां जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ना, ये होते हैं अपने नाइट आउल्स। ये रात में काम स्टार्ट करते हैं। याद करो, हमने जो 3 स्टेप देखा फोटोसिंथेसिस का, काम कहां स्टार्ट हो रहा है? दिन में, अर्ली मॉर्निंग या मॉर्निंग में, जब सनलाइट आती है। सनलाइट अब्सॉर्ब करता है ना लाइट एनर्जी, तो वो कब होगा? दिन में ही होगा, जब सूरज निकला होगा। बट अपने जो ये रात वाले हैं, रात वाले मतलब ये जो रेगिस्तान वाले डेजर्ट प्लांट्स हैं, ये करते हैं, ये रात में ही काम स्टार्ट कर देते हैं। नाइट आउल होते हैं। क्या काम स्टार्ट करते हैं? ये रात में ही CO2 ले लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक एसिड में, जो कि एक C4 कंपाउंड होता है। याद रखना, CO2 रात को ही ले लेते हैं और C4 कंपाउंड बना देते हैं। अब तुम पूछोगे भैया क्यों रात को क्यों लेते हैं, दिन में क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो, डेजर्ट में वैसे ही पानी की कमी है। अगर ये दिन में CO2 लेंगे, स्टोमेटा ओपन करेंगे, जब तड़कती हुई धूप है, तो इनमें काफी वाटर लॉस हो जाएगा। इस चीज को हटाने के लिए, वाटर लॉस से बचने के लिए, ये रात को काम स्टार्ट करते हैं, CO2 ले लेते हैं, एक C4 कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, अब यही C4 कंपाउंड जब दिन होता है तो दिन के टाइम में CO2 बन जाता है वापस से, जो कि आगे यूज हो सके। क्या है अगला स्टेप? अरे अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो इसमें भी है। और फिर थर्ड स्टेप वही सेम, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और फिर फाइनली फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि है ग्लूकोज। मतलब इसमें किया क्या इसने कि इसने रात में ही अपना काम स्टार्ट कर दिया ताकि वाटर लॉस ना हो। तो इसने वो सीक्वेंस फॉलो नहीं किया दिन से काम स्टार्ट करने वाला, जो कि जनरली सारे प्लांट्स फॉलो करते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। समझ गए? बस इतनी सी ही बेसिक सी बात थी। अब इधर आ जाओ, ये लीफ है। क्या है? लीफ, पत्ती। यार देखी होगी तुमने, इसका क्रॉस सेक्शन देखो कि पत्ती की लेयर्स में क्या क्या है। ऊपर वैक्सी क्यूटिकल होता है, वैक्स होता है, जिससे ज्यादा वाटर लॉस ना हो। फिर नीचे तुम्हें दिख रहा होगा ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है गार्ड सेल। गार्ड सेल्स दिख रही दो, उसके बीच में एक जगह है स्टोमेटा। ठीक है, वहीं से सारा गैसेस एक्सचेंज होता है। अब गार्ड सेल इस स्टोमेटा को कंट्रोल करती है। कैसे? ये देखो अपने इस वाले फिगर में, यहां पे है क्या? बीच में स्टोमेटल पोर है, उसके बगल बगल में क्या है? उसके बगल बगल में है गार्ड सेल्स। तो जब पानी आता है तो ये गार्ड सेल्स में भर जाता है, ये स्वेल हो जाती हैं, यानी फूल जाती हैं, और फूल जाएंगी तो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा और गैसेस एक्सचेंज होगा। बट जब पानी हट जाता है तो ये गार्ड सेल जो है ना बगल बगल वाली, ये श्रिंक हो जाएंगी, यानी पानी निकल गया, निचुड़ गई बिल्कुल। और जैसे ये श्रिंक हुई, गेट बंद हो गया, यानी स्टोमेटल पोर बंद हो गया और अब गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। तो स्टोमेटल पोर को कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल्स। कैसे? वाटर से। जब स्वेल हुई, पानी भरा, तो स्टोमेटल पोर ओपन। जब श्रिंक हुई, पानी हट गया गार्ड सेल्स के अंदर से, तो स्टोमेटल पोर क्लोज, यानी स्टोमेटा क्लोज, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता है। समझ गए? बस इतनी सी बात। अब कूद जाते हैं फटाफट से हेट्रोट्रॉफिक पे। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी खुद से नहीं बनाते हैं ना, ये फोटोसिंथेसिस नहीं है, ये कुछ और प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? देखो, यूनिसेलुलर का एग्जांपल पहले लेते हैं हम। यूनिसेलुलर जैसे कि अमीबा। अब अमीबा कैसे बनाता है? अमीबा खुद ही एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, खासकर
डायग्राम में जब तुम देखोगे तुम्हें मालूम पड़ेगा इसके साइड साइड पे कुछ है, कुछ पैटर्न्स हैं, उसको बोलते हैं सूडोपोडिया। इसकी स्पेलिंग याद कर लेना। ये अमीबा के क्या है? सूडोपोडिया। ये क्या करेंगे? यही मूवमेंट में मदद करेंगे और यही क्या बनाएंगे? जब भी अपने आसपास कुछ खाने का पार्टिकल देखेंगे जिससे इनको न्यूट्रिएंट्स मिल सके, वो उसको इनगल्फ कर लेंगे पैरामीशियम की मदद से और अपने अंदर ले लेंगे। अंदर लिया, केमिकल रिएक्शंस हुई जिससे उस फूड को डाइजेस्ट किया, फिर जब जो वेस्ट बचा थोड़ा बहुत उसको उसी सूडोपोडिया से ही एक रास्ता बनाया और इजेस्ट कर दिया। इजेस्ट यानी बाहर निकाल दिया, एक्सक्रीट कर दिया। उसी तरीके से होता है एक और एग्जांपल पैरामीशियम। इसमें सूडोपोडिया नहीं है, इसमें जैसे आसपास आसपास ऐसे बाहर बाहर से हेयर लाइक प्रोजेक्शन है ना, ये क्या होता है? ये जो बाल जैसा निकला हुआ है जिसको इसने ट्रिम नहीं करा रखा है, ये होता है सीलिया। ठीक है, सीलिया। सीलिया की मदद से ही ये सारा काम करता है और इसमें भी यूनिसेलुलर तरीके से हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। अब आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने मिलता है न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आ चुका है क्योंकि हम अब खुद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब अपनी खुद की बॉडी देखो, क्या है इस बॉडी में, ध्यान से देखो। देखो बॉडी में हमें दिख रहा है सबसे ऊपर जब हम खाना डालते हैं तो वो आता है माउथ में, यानी बक्कल कैविटी में, जहां हमारा दांत होता है, टंग होता है, उसको चबाते हैं हम। फिर एक पाइप के थ्रू, जिस पाइप को हम बोलते हैं फूड पाइप या फिर ओइसोफेगस, स्पेलिंग याद रखना। ठीक है, उससे ये नीचे आता है। नीचे कहां आता है? स्टमक में। ठीक है, स्टमक बैग लाइक ऑर्गेनिज्म, बैग लाइक ऑर्गन, हमारा खुद का ऑर्गन है यार, पेट, स्टमक। ठीक है, स्टमक में आ गया। अब स्टमक से फिर नीचे कहां जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल में पहले आएगा, फिर लार्ज में, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से फाइनली एनस में आता है। एनस के थ्रू बाहर टॉयलेट में जाके तुम खाने को फ्लश कर देते हो। अब ये जो पूरा पाथवे समझा, ये अपना क्या है? न्यूट्रिशन का पाथवे है। अब इसमें हम समझते हैं, आओ चलो, कि किसका क्या क्या काम होता है। अब जब भी तुमने कुछ खाया, मान लो लेज ही खाया, चिप्स खाया, अब वो आया माउथ में, बक्कल कैविटी में, वहां पे क्या होता है? तुम दांत से चबाते हो, यानी टीथ मदद करते हैं च्यू करने में, च्यूइंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इससे छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारा खाना टूटता है। और साथ में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे माउथ में, बक्कल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। इनसे क्या निकलता है? इनसे निकलता है सैलिवरी एमिलेज। सैलिवरी एमिलेज ये एंजाइम है जो क्या करेगा? जो तुम्हारा डाइजेशन का प्रोसेस यहीं से ही शुरू कर देता है। तो अगर कोई पूछे डाइजेशन कहां शुरू होता है? पेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में? नहीं, डाइजेशन शुरू हो जाता है हमारी बक्कल कैविटी में, क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है सैलिवरी एमिलेज, और वो एमिलेज क्या करता है? वो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट बोलो या स्टार्च बोलो, स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें? माल्टोज में। माल्टोज यानी कि सिंपल शुगर, समझ गए? बहुत ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब हमारा जो चिप्स का पैकेट था या जो भी तुमने खाया था, वो बक्कल कैविटी से नीचे आता है, ओइसोफेगस, एक बहुत ही लंबी पाइप। ठीक है, अब ये लंबी पाइप जो है, इससे नीचे कैसे आता है भैया? डाला और गिर गया? नहीं, एक मूवमेंट होता है, ऐसे वेव वेव वेव, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ऐसे वेव 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 मूवमेंट में आता है नीचे खाना, मसल्स की मदद से, ओइसोफेगस की मसल्स की मदद से। अब नीचे आता है स्टमक में, स्टमक यानी कि पेट में। और यार मैं तो जब जब चिप्स खाता हूं तो मैं पहले ही चिल्ला के पूरे घर में बोल देता हूं कि पेप्सी मेरी है, और वो मैं नहीं, मेरा पेट बोल रहा होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? हम सबका पेट बोल रहा होता है पेप्सी मेरी है। इससे याद कर सकते हो कि तुम्हारे पेट में क्या क्या है। ध्यान से सुनो, हम सबके पेट में है। पेप्सी से याद कर लो, पेप्सिन एक एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम क्या करते हैं? मदद करते हैं ब्रेक डाउन करने में। तो पेप्सी से पेप्सिन, मेरी से म्यूकस। क्या होता है उसमें? म्यूकस, पेट में होता है म्यूकस, जो क्या करता है बताता हूं। दूसरा, पेप्सी मेरी है, तो पेप्सी से आ गया अपना एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन डाइजेशन में मदद करेगा। वहीं म्यूकस क्या करेगा? जो स्टमक है ना, उसकी इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा। किससे? तीसरी चीज से। पेप्सी मेरी है का तीसरा चीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो म्यूकस है हमारे पेट की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि एसिड बड़ी खतरनाक चीज है। समझ गए? आ जाओ इधर आ जाओ। खाना कहां पहुंच चुका है? पहुंच चुका है हमारे पेट में। पेट में क्या मिला उसको? पेट में खाने पर सबसे पहले एक्ट करता है अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? जो भी जर्म्स या बैक्टीरिया उस खाने में अभी भी हैं उसको किल कर देता है। ठीक है, फिर
जो अपना पेप्सिन था, ये पेप्सिन क्या करता है, ये पेप्सिन प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। और तीसरी चीज म्यूकस, वो बस प्रोटेक्ट कर रहा है स्टमक की लाइनिंग को। अब ये खाना नीचे आएगा, नीचे कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बट स्मॉल इंटेस्टाइन का चीज समझने से पहले हमें समझना होगा ये सेटअप में क्या है। सबसे पहले है लीवर, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड क्या होता है, लीवर, ठीक है। अब ये लीवर है, इसके साथ क्या है, इसके साथ है अपना गैल ब्लैडर है, ठीक है। और उसके साथ क्या है बगल में, बगल में देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बगल में क्या है, उसके बगल में है पैनक्रियाज। अब समझाना क्या चाह रहा हूं इस सेटअप में कि ये जो लीवर है ना, लीवर जो कई लोगों का खराब हो जाता है अगर वो बहुत ज्यादा पार्टी शार्टी करते हैं, वो लीवर एक्चुअली क्या करता है, वो लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस, BILE, बाइल जूस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फैट्स की डाइजेशन में मदद करता है। याद रखने वाली बात यह है कि प्रोड्यूस लीवर करता है बाइल जूस को, बट इसको स्टोर कौन करता है, गैल ब्लैडर, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट सा ब्लैडर होता है हमारी बॉडी में, गैल ब्लैडर, जिसका बस यही काम है कि लीवर बनाएगा बाइल जूस को, फिर भेज देगा गैल ब्लैडर में, गैल ब्लैडर उसको स्टोर किए रहता है, स्टोर किए रहेगा, और जब जरूरत होगी तो कहां डालेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसी तरह से बगल में स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या है, पैनक्रियाज, ये भी कुछ कुछ जूसेस बनाता है, पैनक्रियाटिक जूसेस, और ये पैनक्रियाटिक जूसेस की भी जब जरूरत पड़ेगी हमें कहां डाल देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी हमारा जो मेन एक्शन वाला जगह है, जहां मेन एक्शन होगा, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब आ जाते हैं इधर, जहां पर हमारा खाना पहुंच चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहां क्या होगा बताओ, अभी मैंने समझाया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही खाना आएगा हमें देखने मिलेगा कि लीवर ने जो बाइल जूस बनाया था, जिसको गैल ब्लैडर ने रखा था, अब वो गैल ब्लैडर बाइल जूस को डाल देगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस फैट्स का इमल्सिफिकेशन स्टार्ट करता है। नहीं समझ में आ रहा है, अरे इमल्सिफिकेशन यार, इमल्सिफिकेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड है, सिंपल वर्ड्स में फैट्स का डाइजेशन, फैट्स को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है कौन, बाइल जूस, पहला काम। दूसरा काम क्या करता है बाइल जूस, बाइल जूस जो एसिडिक बन के आया है ना, जो अपना खाना है वो काफी एसिडिक बन गया है। क्यों, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर था पेट, स्टमक में था HCl, तो उसकी वजह से एसिडिक हो गया है। वो एसिडिक चीज को थोड़ा सा एल्केलाइन बनाता है, यानी बेसिक बनाता है, ठीक है। ये है दूसरा काम। अब बेसिक क्यों बनाता है, पूछो क्यों बनाता है बेसिक, क्योंकि बताया था ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन अपना एक्शन वाला एरिया है, वहां पर बाइल जूस भी आएगा और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस भी आएगा। और पैनक्रियाटिक जूस तभी एक्शन कर पाता है जब जो मीडियम है वो एसिडिक ना हो, एल्केलाइन हो। तो पैनक्रियाटिक जूस की हेल्प करने के लिए उसको एल्केलाइन बना देता है, मतलब बेसिक बना देता है। अब जैसे ही वो एल्केलाइन बना, पैनक्रियाटिक जूस का काम शुरू। कितने जूस हैं, अरे सिंपल है यार, पैनक्रियाटिक जूस के सिर्फ 2 ही नाम है, यानी सिर्फ 2 ही जूस हैं। एक अपना ट्रिप्सिन, ठीक है, जो क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है, और एक अपना है लिपेस, जो क्या करता है, फैट्स के डाइजेशन में मदद करता है। समझ गए इतना, स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना काम हुआ, काफी काम हुआ, बट इसके बाद भी अभी काम बाकी है। इसके बाद जो बचा कुचा मटेरियल है, इस पर स्मॉल इंटेस्टाइन में ना कुछ कुछ ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स अपने कुछ सीक्रीशंस निकालते हैं, अपने कुछ एंजाइम्स निकालते हैं, जिसके नाम तुम्हें याद नहीं करने हैं। तुम्हें बस ये याद करना है कि ये कर देते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम है, ये कर देते हैं फाइनल डाइजेशन, बिल्कुल फाइनल चीज, ठीक है। क्या है फाइनल डाइजेशन, कि जो भी सबसे सिंपल प्रोटीन बचा, उस प्रोटीन को कन्वर्ट कर देंगे एमिनो एसिड्स में, और जो भी फैट है, जो भी फैट बचा कुचा है, उसको कन्वर्ट कर देंगे फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। मतलब बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस, और हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब भैया कंप्लीट हो गया तो ये नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन का बड़ा भाई लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या करेगा यार, ये जो बचा कुचा माल है उसे बुलाता है, चलो आ जाओ। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में आया, ये लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ उसमें से वाटर एब्जॉर्प्शन का काम होता है, कि जो भी वाटर है ना, चूस के निकाल दो, बिल्कुल वाटर ले लो इससे। तो वाटर ले लिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन ने, उसके बाद उसको भेज दिया नीचे। नीचे कहां, नीचे भेज दिया एनस में। एनस में हमारा वेस्ट मटेरियल रहता है, और जब तुम जाके फ्लश करते हो वॉशरूम में, तो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। और ये कैसे होता है, ये स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू होता है। स्फिंक्टर मसल्स यानी सर्कुलर मसल्स लगी होती हैं, जो
तुम्हारी ओपनिंग को कंट्रोल करती हैं। समझ गए? बहुत इजी था डाइजेशन का प्रोसेस। अब तुमने ये पूरा का पूरा पाथवे तो समझ लिया, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सिंपलर फॉर्म में हुआ था ना, बताया था ना, डाइजेशन बिल्कुल कंप्लीट हो गया था, सब कुछ सिंपलर फॉर्म में आ गए थे, तो इनको क्या किया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया जाता है, यानी ब्लड में डाल दिया जाता है। कैसे? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स जो होती हैं उसमें पाई जाती हैं विलाय, ऐसे 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 इनका स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या करते हैं, ये मदद करते हैं इस एब्जॉर्प्शन में कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं इनको ऑब्जॉर्ब कर लिया जाए ब्लड में। कैसे कर पाते हैं? क्योंकि इन विलाय में बहुत अच्छा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है, यानी ब्लड वेसल्स होती हैं, जिससे डायरेक्टली ब्लड में ही सारा का सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और एग्जाम में आता भी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे बना होता है, तो लिख देना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कई सारे न्यूमरस विलाय पाए जाते हैं, जिससे वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब इजिली कर लेते हैं, और इसीलिए बोला जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके नीचे तो बस वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए भेजा जाता है, फिर वेस्ट निकल जाता है। तो बस हमें इस पूरे डाइजेशन में ये देखना है कि ये जो पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है, इसकी मदद से तुम पूरा रिवाइज कर सकते हो और कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे आते हैं अगले इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस पे, जो कि है रेस्पिरेशन। बट भैया ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने बताया था ना कि हम हर एक चीज कर रहे हैं एनर्जी के लिए। यार एक टाइम पे जब आस्था ने मुझे ना बोल दिया था तो मैं बहुत लो फील कर रहा था, बहुत बेकार फील कर रहा था, बिल्कुल एनर्जी नहीं थी मेरे अंदर, जबकि मैंने खाना खाया हुआ था। तो खाना खा तो हम लेते हैं, बट उसके बाद उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना, उससे एनर्जी यूज कर पाना, वो होता है रेस्पिरेशन के थ्रू। अब कई लोग बोल रहे होंगे कि नहीं 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 भैया ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि तुम लोग रेस्पिरेशन का मतलब समझते हो ब्रीथिंग। दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है? देखो, ब्रीथिंग जो है वो सिर्फ सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना, सांस छोड़ना, ये पार्ट है, ठीक है? ये सिर्फ एक कह सकते हो एक फिजिकल पार्ट है। बट जो अपना रेस्पिरेशन है, ये ऑक्सीडेशन करता है खाने की, जिससे हमें ऑक्सीजन मिल पाता है, जिससे एनर्जी मिल पाती है, और ये एक बायोकेमिकल फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। तो दोनों काफी अलग अलग चीजें हैं। ब्रीथिंग तो बस एक पार्ट है बड़े से प्रोसेस रेस्पिरेशन का। तुम में से सभी लोगों ने रेस्पिरेशन की ये रिएक्शन तो देखी होगी चैप्टर 1 में। अरे इतने अच्छे से पढ़ाया था कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन की मदद में ऑक्सीडेशन होता है उसका, और बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। बट क्या यही रिएक्शन है रेस्पिरेशन की? हर जगह यही सच रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। जैसे वो झूठी निकली, वैसे ये रिएक्शन भी झूठी निकली। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्योंकि डिपेंड करता है कि रेस्पिरेशन हो कहां पे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ह्यूमंस में होगा तो वो कुछ इस तरह से होगा। जैसे अगर ये ह्यूमंस में होगा तो किस तरह से होगा? देखो, ह्यूमंस में जो अपना ग्लूकोज था, ये ग्लूकोज क्या करता है, साइटोप्लाज्म में ही कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, ठीक है, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 6H12O6, ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। दिख रहा है कहां पर? साइटोप्लाज्म में ही। फिर उसके बाद ये पायरुवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। भैया ये तो बिल्कुल वही रिएक्शन है जो आपने बताई रेस्पिरेशन की, बिल्कुल सही है। बट आपने बोला कि ये तो झूठ है, हर जगह सच नहीं होगी। तो ये हमने देखी है सिर्फ पहली जगह। दूसरी जगह क्या है? ये तो था अपना नॉर्मल रेस्पिरेशन, जो कि है एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां ऑक्सीजन मिली थी। नॉर्मल हो गया। अब दूसरा देखो, एनेरोबिक, जहां ऑक्सीजन नहीं है। कहां नहीं है ऑक्सीजन? जब तुम खेल रहे हो, कूद रहे हो, ऑक्सीजन उतनी नहीं मिल पाती है, उतनी नहीं पहुंच पाती है हमारी मसल सेल्स में, ठीक है? तो यहां देखो, ये जो अपना ग्लूकोज है, ये उसी तरीके से पायरुवेट में कन्वर्ट होगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। उसके बाद ये जब जाएगा मसल सेल्स में, वहां ऑक्सीजन प्रेजेंट उतनी ज्यादा नहीं होती है, ऑक्सीजन होती ही नहीं है। तो ये क्या बना देता है? ये बना देता है लैक्टिक एसिड एंड बहुत थोड़ी सी एनर्जी, ठीक है, बहुत कम एनर्जी मिलती है। फिर अगला, हमारी बात खत्म करो, दूसरे ऑर्गेनिज्म का भी सोचो। जो अपना ईस्ट है ना, ईस्ट जो फर्मेंटेशन करता है, वो पता है क्या करता है? ईस्ट को जब कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो पायरुवेट तो बनाएगा वैसे ही, बट ईस्ट के पास भी ऑक्सीजन होता नहीं है। तो पायरुवेट किसमें कन्वर्ट होता है जाके? पायरुवेट कन्वर्ट होता है इथेनॉल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में
एंड बहुत थोड़ी सी एनर्जी में। ठीक है, कितनी थोड़ी कि सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी मिलती है। 2 एटीपी, ये एटीपी क्या है भैया? देखो जो एनर्जी निकली थी कम निकली थी, कैसे पता चला? क्योंकि वहां सिर्फ 2 एटीपी बना। मतलब एनर्जी जब रेस्पिरेशन में निकलती है तो ये एनर्जी का यूज करके फटाफट से बन जाता है एटीपी, एक मॉलिक्यूल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जितना ज्यादा बनेगा उतनी ज्यादा एनर्जी। तो अपने ईस्ट के केस में जो फर्मेंटेशन हो रहा है, ईस्ट का जो रेस्पिरेशन है, इसमें सिर्फ 2 एटीपी बनती है, यानी काफी कम एनर्जी। वहीं हमारी मसल सेल में भी काफी कम बनती है, 2 ही एटीपी, क्योंकि ऑक्सीजन उतना नहीं मिल पा रहा है। ईस्ट को भी नहीं मिला, मसल सेल को भी नहीं मिला। बट जब ऑक्सीजन मिलता है तो 38 एटीपी बनती है, 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी काफी एनर्जी निकलती है। और एनर्जी कब निकलती है? जब एरोबिक होता है। अब भैया क्या बता रहे हो यार, ये एनेरोबिक एरोबिक क्या है? तो एनेरोबिक जब ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो रेस्पिरेशन में, एरोबिक जब रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। दोनों में डिफरेंस एग्जाम में आ जाता है। सबसे पहला डिफरेंस, ऑक्सीजन प्रेजेंट है नहीं है, समझ गए। दूसरा डिफरेंस कि एनर्जी बहुत 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 कम रहती है एनारोबिक में और अच्छी खासी बनती है एरोबिक में। एनारोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है फूड का, इनकंप्लीट पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। वहीं एरोबिक में प्रॉपर ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब एनारोबिक में प्रोडक्ट कुछ भी बन सकता है यार। जैसे ईस्ट जब था तो ईस्ट में बन रहा था प्रोडक्ट अपना इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। वहीं जब मसल सेल में हो रहा था तो बन रहा था लैक्टिक एसिड। बट हमारे एरोबिक में प्रोडक्ट कंफर्म्ड है। क्या बनता है प्रोडक्ट एरोबिक में? जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। समझ गए? इतना सा डिफरेंस था। कुछ ऑर्गेनिज्म एनारोबिक करते हैं और मोस्टली एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली चीज पे, जो कि है डिफरेंस इन रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल। टेरेस्ट्रियल जो जमीन पे रहते हैं और एक्वेटिक जो पानी में रहती हैं, जैसे फिश, फ्रॉग, ऑक्टोपस, कई सारे। अब समझो कि हमें लॉजिक समझने के लिए ना थोड़ा लॉजिकल तरीके से सोचना होगा और उसके लिए पढ़ाई बंद करनी होगी। अरे मतलब बुकिश तरीके से नहीं पढ़ना है, उसको फेंक दो और एक लॉजिकल चीज सोचो कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें कुछ रेड बॉल्स जमा करनी है इन 2 बाल्टी में से। पहली बाल्टी में रेड बॉल्स कितनी है? 3। पहली बाल्टी में पानी उतना ही है, रेड बॉल है 3। दूसरी बाल्टी में पानी उतना ही है बट रेड बॉल है 10। तो यहां पर हमें कौन सी बाल्टी में से रेड बॉल जमा करना इजी होगा? ऑफ कोर्स इस वाली बाल्टी में, क्योंकि हम थोड़ा सा ही पानी उठाएंगे और कई सारी बॉल्स निकल आएंगी। अब यही डिफरेंस है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक में। ये अपना है टेरेस्ट्रियल, एयर, हवा है ये बकेट। ये हवा में कई सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं। ये रेड बॉल्स क्या हैं? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल के लिए। वही एक्वेटिक में जो पानी है ना, पानी में रहते हैं एक्वेटिक एनिमल, इसमें ऑक्सीजन बड़ी कम डिजॉल्व है। अगर हम इससे कंपेयर करें तो जब कम डिजॉल्व है तो एक्वेटिक वाले का रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा होता है, यानी उसको ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपना रेस्पिरेशन करने के लिए। वहीं टेरेस्ट्रियल में हवा में बहुत सारी ऑक्सीजन है तो उतना ज्यादा रेट ऑफ रेस्पिरेशन नहीं होता है। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा किस में होता है इन दोनों के कंपैरिजन में? ऑफ कोर्स एक्वेटिक एनिमल्स में, क्योंकि वहां ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की कमी होती है इन कंपैरिजन टू एयर। समझ गए? अब बात ध्यान से समझो कि अगर हम बात करें एक्वेटिक एनिमल्स की तो सबसे इंपॉर्टेंट है फिश। वहां पर गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, पानी आता है, गिल्स से पास होता है और उतने में ही गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं गिल्स वाला रेस्पिरेशन। शुभम गिल का रेस्पिरेशन नहीं यार, ये होता है ब्रांचियल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? ब्रांचियल रेस्पिरेशन, जो गिल्स के थ्रू हो रहा है फिश में। वहीं जैसे फ्रॉग है तो फ्रॉग में गिल्स नहीं होगा, ये भी एक्वेटिक है, ठीक है, एम्फीबियन है, लैंड पे भी रहता है एक्वेटिक में, बट पानी में जब जाता है तो ये स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है और स्किन वाले रेस्पिरेशन को बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज थी, काम आ सकती है एग्जाम में, तो कम ही चांसेस है। बट वहीं टेरेस्ट्रियल में अपना एक ही रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं प्लांट्स के रेस्पिरेशन पे। प्लांट्स रेस्पिरेशन कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ लीफ से करता है, सिर्फ लीफ में जो स्टोमेटा है उसी से एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, तो वहीं से रेस्पिरेशन हो रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है। बट नहीं, रेस्पिरेशन में प्लांट्स लीव्स का भी यूज करता है, स्टेम का भी, रूट का भी, ठीक है, हर एक चीज का यूज करके रेस्पिरेशन अपनी कंप्लीट करता है।
एंड प्लांट का रेस्पिरेशन बड़ा ही सिंपल होता है, डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। और ये प्लांट डिफ्यूजन जो कर रहा है ना, ये डिपेंड करेगा दो चीजों पे। पहला, एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है, दूसरा प्लांट की खुद की नीड्स क्या है, जरूरत किस चीज की है। तो पहला एनवायरमेंटल कंडीशन, मतलब बाहर दिन है रात है। जब दिन है तो दिन में प्लांट की नीड क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। दिन में फोटोसिंथेसिस करना है। फोटोसिंथेसिस के लिए उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो दिन में क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा डिफ्यूजन के थ्रू, ऑक्सीजन दे देगा डिफ्यूजन के ही थ्रू। बट जब रात होती है तो रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, प्लांट को फोटोसिंथेसिस की नीड नहीं है, तो नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। तो रात को क्या करेगा, रात को जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा है उसको रिलीज करता है, एलिमिनेट करता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि रात में पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए ना। और इतना याद रखना कि ये प्लांट एडजस्ट कर रहा है, एनिमल्स और हम एडजस्ट नहीं करते हैं। हम सिर्फ एक ही चीज लेते हैं, दिन हो या रात हो, वो है ऑक्सीजन, और एक ही चीज रिलीज करते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और रिलीज हम कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए है ये एक्टिविटी, बहुत सिंपल सी। एक तरफ पिचकारी से ऐसे एयर ब्लो कर रहे हैं, किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, और एक तरफ हम खुद फूक रहे हैं, एक ह्यूमन फूक रहा है, ठीक है। अब जब ह्यूमन फूक रहा है तो नीचे दोनों टेस्ट ट्यूब में लिया गया है स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब CO2 जाता है ना, जब CO2 जाता है तो वो बना देता है CaOH2 प्लस CO2 CaCO3, यानी मार्बल। और जैसे ही मार्बल बनता है हम बोलते हैं कि ये वाटर मिल्की हो गया, क्योंकि व्हाइट 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 कलर का काफी सारा बन जाता है। और ये मार्बल कौन से टेस्ट ट्यूब में बन रहा है, पिचकारी वाले में नहीं, हमारे वाले में, क्योंकि पिचकारी से तो एयर से हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, बहुत ही कम जा पा रही है। बट जब हम खुद फूकते हैं तो हम बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं टेस्ट ट्यूब में, जिससे इजीली वहां पर मार्बल बन जाता है और लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। इसीलिए बुक्स में लिखा होता है कि CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है, एग्जाम में आ सकता है। चलो अब आगे आते हैं। इसके बाद हमें समझना है कि भैया आपने रेस्पिरेशन के अलग अलग पाथवे तो बता दिए, बट आपने एक चीज नहीं बताई कि ब्रीथिंग के वक्त हमारी सांस कैसे जाती है बॉडी में। उसके लिए समझना होगा अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कैसा, क्या है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, देखो सबसे पहले हमारे पास है नसाल कैविटी। जैसे बक्कल कैविटी थी वैसे नसाल कैविटी, यानी नॉस्ट्रिल्स, नाक, जिससे हम गैसेस लेते हैं, इनहेल करते हैं। इनहेल किया, जैसे ही इनहेल किया वो कहां पहुंचती है, वो पहुंचती है विंड पाइप के पास, ठीक है। खाना पहुंच रहा था ओइसोफेगस, फूड पाइप के पास, ये पहुंचता है एयर विंड पाइप के पास, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया के पास आया, उसके बाद ब्रोंकी। ब्रोंकी क्या होता है, नीचे का पार्ट, ब्रोंकी के पास आया, फिर वो ब्रोंकी बट जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी फाइनर पार्ट्स में बढ़ जाता है। ब्रोंकी से ब्रोंकियोल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे पतले पतले से। तो ब्रोंकियोल्स बने, उसमें हवा गई, और फिर हवा ब्रोंकियोल से कहां पर गई, ब्रोंकियोल से हवा जाती है एल्वियोली में। एल्वियोली क्या है, सबसे फंडामेंटल यूनिट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, क्योंकि वहीं पर सारा गैसेस एक्सचेंज होता है। अभी हम देखेंगे कैसे, बट उसके पहले ये फ्लोचार्ट देख लो, जिससे तुम देख सकते हो पूरा पाथवे। और लंबी सांस लो, मेरे साथ लो जल्दी। जैसे ही तुमने लंबी सांस ली, अब उसको यहां पर टच करो, नीचे नीचे यहां पे जब तुम टच करोगे तो देखोगे कि एक ऐसा इन्वर्टेड यू, ऐसा एक शेप बन रहा है। तो ये जो नीचे मसल है ना, इन्वर्टेड यू, इसको बोलते हैं डायफ्राग्म, ठीक है, डायफ्राग्म। तो जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारी जो थोरैसिक कैविटी है, मतलब जो लंग्स का स्पेस है, लंग्स के स्पेस को बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, ये बढ़ जाती है। डायफ्राग्म ऐसे होगा, डायफ्राग्म एक्सपैंड होगा, ठीक है, और थोरैसिक कैविटी बढ़ जाएगी। वहीं जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ो, तो क्या होगा, ये देखो यहां पे कोई यू शेप नहीं बन रहा है। डायफ्राग्म हमारा सही हो जाता है नॉर्मल स्टेट में, और थोरैसिक कैविटी कम हो जाती है, स्पेस लंग्स का कम हो जाता है। समझ गए। अब इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी बोली थी कि एल्वियोली जो होती है वहीं पर गैसेस एक्सचेंज होता है। कैसे, तो एल्वियोली बहुत सारी होती है हमारे लंग्स के अंदर। अब बहुत सारी एल्वियोली क्या करती हैं, जब तुमने ऑक्सीजन वहां तक पहुंचा दिया है, फाइनल स्टेज तक, एल्वियोली था पूरे पाथवे का फाइनल स्टेज, वहां पर जब ऑक्सीजन आया ना, तो एल्वियोली के आसपास काफी सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज आगे अभी समझोगे क्या होती हैं, ठीक है।
मतलब ब्लड वेसल्स होती हैं, अभी बस इतना जानो। वो क्या करती हैं कि वहीं पर एल्वियोली और वो जो ब्लड कैपिलरीज हैं यानी वेसल्स हैं उनमें एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का। ऑक्सीजन एल्वियोली से आ जाता है हमारे ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से चला जाता है एल्वियोली में। और फिर जो तुमने एक्सहेल किया, सांस छोड़ी, तो पूरा पाथवे उल्टा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरा उल्टा फॉलो करेगा। एल्वियोली में गया था, फिर एल्वियोली से ऊपर ब्रोंकियोल्स में, फिर ब्रोंकी में, फिर ऊपर करके नॉस्ट्रिल से निकल जाएगा। तो ये पूरा मजेदार सा प्रोसेस था। और ये जो तुमने इतना इजी देखा ना कि भैया इतना इजीली ऑक्सीजन ब्लड में आ गया फटाक से, ये कैसे हो पाता है? ये तभी हो पाता है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है पिगमेंट की तरफ। जैसे तुम उसके तरफ अट्रैक्ट होते हो ना, वैसे ही ऑक्सीजन किसके तरफ अट्रैक्ट होता है? ब्लड में हमारे एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जैसे ही देखता है ऑक्सीजन, फटाक से कूद जाता है एल्वियोली से, कहां? ब्लड में, ब्लड वेसल्स में। और ब्लड में आया, हीमोग्लोबिन से कंबाइन हुआ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना और फिर ट्रांसफर होता रहता है। उसी तरह से जैसे इतनी इजीली हमारा ऑक्सीजन आ गया, अब तुम सोच रहे होगे उतनी इजीली भैया हम कैसे सांस ले भी रहे हैं, सांस छोड़ भी रहे हैं, बट हम मर नहीं रहे हैं, बीच में गैप जो है वो मेंटेन कैसे हो जा रहा है? क्योंकि यार जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो इसके बीच में हमारा जो थोरैसिक कैविटी है यानी लंग्स की जो कैविटी है, इसमें एक रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रहता है। क्या मतलब? मतलब थोड़ी एयर हमेशा रहती है जो इसको मेंटेन की रहती है, वरना बिल्कुल एयर ही हटा देंगे तो हमारे लंग्स बिल्कुल कोलैप्स कर जाएंगे, टूट जाएंगे और हम मर जाएंगे। और इसीलिए हमारे पास एक रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रहता है, थोड़ी एयर हमेशा रहती है अवेलेबल थोरैसिक कैविटी में कि मेंटेन रहे। उसी तरह से जो हमने ये पूरा डायग्राम पढ़ा था ना, अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो थे, यहां पर तुमने नोटिस किया होगा कि भैया ये जो ट्रैकिया है, विंड पाइप है, इसके आसपास क्या है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, यानी कार्टिलेज के रिंग्स बने हुए हैं। क्यों? कि जो हमारी विंड पाइप भी है ना, ये भी कोलैप्स ना हो जाए, कि जब हम सांस नहीं ले रहे हैं ये चिपक ना जाए, खराब ना हो जाए, टूट ना जाए, कोलैप्स ना हो जाए। इसके लिए कार्टिलेज की रिंग्स लगी होती हैं कि जिससे उसका शेप मेंटेन रहता है। अब ये जो तुमने देखा, इससे यही क्वेश्चन आता है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का काम क्या है, और वो रेसिडुअल वॉल्यूम वाला। अब एक और चीज आ सकता है कि हमारा लंग्स कैसे डिजाइंड है कि इतनी सारी ऑक्सीजन ट्रैप कर लेता है और इजिली रेस्पिरेशन कर लेता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि लंग्स डिजाइंड ही ऐसे है कि लंग्स डिवाइडेड है बहुत ज्यादा, कि लंग्स के अंदर जब देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है भैया ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर ब्रोंकी, ब्रोंकी के अंदर ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स भी बहुत पतले पतले फाइनल हो जाते हैं। उसके बाद एल्वियोली, और एक एल्वियोली में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। जितनी सारी एल्वियोलीज है ना हमारे अंदर, अगर इसको तुम ऐसे ऐसे फ्लैट करके बिछाओगे तो एक टेनिस कोर्ट के बराबर इतना बड़ा स्पेस है अंदर, यहीं पे लंग्स में ही। और इसीलिए इतना बड़ा एक्सचेंज गैसेस का पॉसिबल हो पाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो ऑक्सीजन हमने ली, ये ऑक्सीजन क्या सिर्फ लंग्स में ही रहेंगी भैया? अरे नहीं, ये ऑक्सीजन पूरे बॉडी में ट्रैवल करेगी, और ट्रैवल करवाने के लिए चाहिए होता है एक सिस्टम विच वी कॉल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। बट इस पर बढ़ने से पहले, ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़ने से पहले हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज कि भैया अगर मैं तुमको दे दूं एक बाल्टी शुगर सॉल्यूशन, ये शरबत है, अब ये शरबत है या पानी समझ लो, इसको तुम्हें पहुंचाना है थर्ड फ्लोर पे, कैसे पहुंचाओगे बताओ? तुम्हें अगर थर्ड फ्लोर पे पानी पहुंचाना होता है अपने घर में भी, तुम्हें क्या चाहिए होती है? सबसे पहले लगवाना पड़ता है वाटर पाइप्स। पाइप लगी होती है ना घर में, तो वाटर पाइप लगी होती है, वाटर जो कि चाहिए ही, वाटर पहुंचाना है। और तीसरा चाहिए होता है एक मोटर, एक पंप जो उसको पंप करेगा और ऊपर तक पहुंचाएगा। सिमिलरली हमारी बॉडी में भी ये तीन चीज चाहिए। पहला क्या? वाटर। हमें वाटर नहीं, हमें ब्लड है, हमारे पास ब्लड को पहुंचाना है क्योंकि ऑक्सीजन हमारा ब्लड में आ चुका है रेस्पिरेशन से, ठीक है। दूसरा पाइप, तो पाइप हमारी क्या है? ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, अभी देखेंगे। और तीसरा पंप था ना, पंप, मोटर। हमारे पास क्या है? हमारे पास अपना खुद का पंप है, यस, हार्ट, ठीक है। तो ये तीन चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले आ जाते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन पे, विच इज व्हाट? ब्लड। ब्लड तो हमें बताइए। दूसरा वेसल्स, पाइप्स। तो वेसल्स कितनी तरीके की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ध्यान से समझते हैं। देखो सबसे पहले तो दो बड़ी कैटेगरीज हैं, एक है आर्टरीज और एक है वीन्स, समझ गए? दोनों में ना डिफरेंस कई बार आता है, तो आओ अच्छे से देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं हमेशा।
बट एक एक्सेप्शन है कि जब एक पुल्मोनरी आर्टरी आती है जो लंग्स के पास होती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वहीं वीन्स ये हमेशा क्या करती हैं? ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, इधर उधर लेके जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। बट एक एक्सेप्शन यहां भी वही सेम है, लंग्स के पास जो वीन्स होती है ना, पुल्मोनरी वीन्स, ये क्या करती हैं? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर देती हैं। अब दूसरा डिफरेंस पॉइंट क्या है? दूसरा है कि आर्टरीज जो होती हैं ये होती हैं थिक वॉल्ड, ठीक है, इनकी वॉल्स थिक होती हैं क्योंकि इनमें अच्छा खासा ब्लड प्रेशर होता है। वहीं जो अपनी वीन्स हैं ये होती हैं थिन वॉल्ड, ये उतनी ज्यादा मोटी नहीं है, ये पतली वॉल की होती हैं क्योंकि इनमें इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर नहीं है। तीसरा डिफरेंस कि ये जो आर्टरीज है ना, इनमें कोई वॉल्व्स नहीं होती हैं, वॉल्व्स नहीं होती हैं। वहीं जो वीन्स है, वीन्स में वॉल्व्स पाई जाती हैं। भैया वॉल्व्स क्या है यार? अरे गेट होता है ना, गेट, दरवाजा, खट 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 ओपन क्लोज होता है, उसी तरीके से ब्लड वेसल्स में, इन वीन्स में होती हैं वॉल्व्स। ये क्या करती हैं? खुल बंद होती रहती हैं, जिससे ब्लड उल्टी डायरेक्शन में ना जाए, एक ही डायरेक्शन में बना रहे। अब पूछोगे कि ये जो वॉल्व्स हैं, जो गेट लगे हुए हैं, ये गेट सिर्फ इधर क्यों है, वीन्स में क्यों है, आर्टरीज में क्यों नहीं है? क्योंकि आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर है, मैंने बताया, अच्छा खासा होता है, तो प्रेशर काफी है सही डायरेक्शन बनाए रखने के लिए। यहां प्रेशर कम होता है वीन्स में, इसलिए वॉल्व्स की जरूरत पड़ जाती है। समझ गए? आर्टरीज होता है एक वीन्स होता है। अब तीसरा, जब आर्टरीज और वीन्स बहुत पतली होती जाती हैं, बहुत माइन्यूट, तो वो मिलती हैं आपस में, ठीक है, और जब मिलती है ना, तो वो एक सेल बन जाती हैं, एक सेल की होती है सिर्फ वो वेसल। जब आर्टरीज और वेन्स मिलती हैं तो सिर्फ एक सेल की वेसल बनती है, और वो एक सेल की पतली सी वेसल को क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। समझ गए? कैपिलरीज क्या है? जहां आर्टरीज वेन्स मिलती हैं, इंटरजेक्शन पॉइंट, और वो सिर्फ एक सेल होता है, सिर्फ एक सेल थिक, मतलब सिर्फ एक सेल का ही होता है, और वो होता है कैपिलरीज, सिर्फ एक सेल जितना मोटा रहेगा, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। तो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज ये हमारी पाइप हैं। समझ गए? ले क्या जा रहे हैं हम पाइप में? ब्लड को। और किसकी मदद से जाता है? पंप, हार्ट की मदद से कूद जाते हैं हार्ट पे। ये क्या है? ये टूटा हुआ दिल है यार मेरा। जब आस्था गई, उस बेवफा आस्था ने यार दिल को ऐसा कुछ कर दिया था, तोड़ दिया था, जोड़ देते हैं, ऐसा बन जाएगा। बट भैया ये तो वो हार्ट नहीं है जो किताब में है, जो बुक में है, बट जो ये बुक वाला कॉम्प्लेक्स हार्ट है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे रहने दो, सिंपल फॉर्म में रहने दो, और समझो क्या करना है। इसी सिंपल वाले हार्ट को जो तुम बचपन से देखते आए हो, बनाते आए हो उसकी रफ कॉपी में, इसको कट कर दिया, 1 2 कट लगाए। अब 4 हिस्से बन गए इसके। तो ये 4 क्या है? 4 चैम्बर्स हैं। याद रखना है कि हमारे हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स। अब जो दोनों ऊपर वाले हैं उसको बोलते हैं आर्ट्रियम्स, और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, 4 चैम्बर, समझ गए? इतना मैंने समझा दिया सिंपल वाले से। अब ये कॉम्प्लेक्स वाला, बुक वाला हार्ट आ गया। अब भैया यहां पर कितनी सारी वेसल्स हैं, रटना पड़ेगा। प्रॉमिस किया था ना, रटना नहीं पड़ेगा, तो रटना नहीं पड़ेगा। अभी बस यहां पर ये देख लो कि यही है, 1 2 ऊपर वाले जो कि आर्ट्रियम्स हैं, सिंपल अभी मैंने बताया था, और नीचे वाले 2 ये क्या है? वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, और एक चीज ध्यान देना कि ऊपर वाले से नीचे में आने के लिए होती हैं वॉल्स। वॉल्स यानी गेट, जो मैंने अभी समझाया था, इस वाले में भी रहेंगी और उस वाले में भी ये गेट रहते हैं। बस अब इसके आगे जो पूरा सर्कुलेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, हर एक चीज एकदम सिंपल होने वाली है। इतना तुम समझ गए ना? अब वो कॉम्प्लेक्स डायग्राम भी नहीं देखना है, क्योंकि अब समझाऊंगा मैं तुम्हें ये पूरा का पूरा सर्कुलेशन सिर्फ 3 शेप से, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्कल। ट्रायंगल ऊपर वाला है लंग्स, रेक्टेंगल अपना है हार्ट। ठीक है, कट कट 4 बार में कट कर दो, 4 चैम्बर बन गए। ठीक है, और नीचे सर्कल वाला है बॉडी। बस इतने से समझ जाओगे। और इसको थोड़ा मजेदार बनाने के लिए सर्कल मैं अपने पास रख लेता हूं, मतलब मैं बन जा रहा हूं बॉडी। मेरे ऊपर क्या है? मेरे ऊपर है वो रेक्टेंगुलर हार्ट जिसके 4 चैम्बर्स हैं, और उसके ऊपर ट्रायंगल में क्या है? उसके ऊपर ट्रायंगल में है लंग्स। क्या है? लंग्स। अब देखो कि जो राइट साइड है, ये जो राइट साइड है ये होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली, और लेफ्ट साइड है ये होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली। बट ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड रटना कुछ नहीं है, बस इतना याद रखो कि राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड रहेगा हमेशा, अभी हम देखेंगे भी,
और लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड रहेगा। अभी हम देखेंगे कैसे देखेंगे। ऊपर देखो, ये जो ऊपर मैंने हार्ट बनाया है ना, इसको 4 हिस्सों में काट दिया, चारों चैम्बर। कौन कौन से? राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ गए? ठीक है। अब जहां पर मैंने लिखा है राइट आर्ट्रियम, उसके एकदम ऊपर वहां पे लिख दो ए, और इधर भी लिख दो ए ए ए, एकदम आमने सामने। ठीक है। फिर इधर इधर क्या लिखना है? वेंट्रिकल, और इधर वी वी, मतलब ए ए वी वी का पैटर्न बन गया, जिससे तुम्हें कुछ रटना नहीं पड़ पाएगा। रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। कैसे? आप समझो, ए ए वी वी लिख दिया है। अब ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी में क्या है? थोड़ी सी जान और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई है, इसको ऑक्सीजनेटेड बनाना है। तो क्या करेंगे? बॉडी के बगल में ऐसे बॉडी से ब्लड जाएगा कहां? बॉडी से सारा ब्लड जाता है हार्ट में। हार्ट में जाएगा, बट हार्ट में किसके थ्रू जाएगा? यही याद कराने के लिए मैंने क्या लिखवाया है? हार्ट में किसके थ्रू जाएगा? क्या लिखा है यहां पर? यहां पर लिखा है वी, यानी बॉडी से वी लेके जाता है। वी कौन है? वी है वेना कावा। ठीक है, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वीन्स वेना कावा लेके सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? हार्ट में। और हार्ट के कौन से चैम्बर में? ऊपर या नीचे? तो याद रखना, पैटर्न मेंटेन रखना है ए वी ए वी, वी ए वी ए। स्टार्ट कहां से हुआ है? वी से। वेना कावा जब वी से स्टार्ट हुआ है तो कहां पे जाएगा? ए पे। ए मतलब ऊपर वाला ना, आर्ट्रियम, क्योंकि नीचे वाला तो वेंट्रिकल है वी। तो वी से, वेना कावा से ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है? ऊपर ए पे, यानी आर्ट्रियम में। कौन सा? राइट आर्ट्रियम में आया। अब राइट आर्ट्रियम में आ गया है। वहां से मैंने क्या बताया था कि आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच गेट लगे होता है, वॉल्स। तो उस वॉल से, उस गेट से राइट आर्ट्रियम से आ गया राइट वेंट्रिकल में, नीचे आ गया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद राइट वेंट्रिकल में जब ये आया, इसके बाद इसको जाना होगा वेंट्रिकल से लंग्स में। ऊपर जो ट्रायंगल बना है लंग्स में, क्यों? ताकि ये जो डीऑक्सीजनेटेड आया है ना, ये ऑक्सीजनेटेड हो पाए, क्योंकि ऑक्सीजन तो लंग्स में ही आती है, एल्वियोली में अभी देखा था। तो अब ऊपर पहुंचाने के लिए क्या आएगा? ऊपर पहुंचाने के लिए मैंने क्या लिखवा रखा है? ध्यान से देखो, ए, यानी हमारा जो वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा ये ए के थ्रू लंग्स में जाएगा। और ये ए क्या होता है? आर्टरी। कौन सी आर्टरी? लंग्स के बाद कौन सी आर्टरी होगी? पुल्मोनरी आर्टरी। तो वेंट्रिकल से पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पहुंच जाएगा लंग्स में। लंग्स में होगा ऑक्सीजनेशन, मतलब ऑक्सीजनेशन हो गया, जो मैंने समझाया था रेस्पिरेशन में जो होता है, ऑक्सीजनेट हो गया ब्लड में ऑक्सीजन आ गया। अब वही ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स से वापस हार्ट में आना होता है, और लंग से हार्ट में किसके थ्रू आएगा? कौन सी वेसल के थ्रू? क्या लिखवाया था वहां पर? यस, वी। वी यानी वीन। और कौन सी वीन रहेगी? पुल्मोनरी वीन। तो पुल्मोनरी वीन से कौन सा आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आएगा? लंग से हार्ट में। अब हार्ट में भैया कहां आएगा? ऊपर या नीचे? आर्ट्रियम या वेंट्रिकल? बताया था ना, ए वी वे ए, ये वाला पैटर्न फॉलो होगा। ए वी ए वी ए वी, वी ए वी ए वी ए। तो अभी कहां पे था? अभी था हमारा वी पे, वीन। तो वी से ए पे आएगा। ए क्या होता है? आर्ट्रियम। आर्ट्रियम पे आया, फिर आर्ट्रियम के नीचे गेट लगा होगा, वहां से आ गया वेंट्रिकल पे। फिर वेंट्रिकल पे आने के बाद कहां जाएगा? अब इसको ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में ही तो रखे नहीं रहेंगे, हार्ट से पूरे बॉडी में पहुंचाना है। तो बॉडी में आएगा किसके थ्रू? क्या लिखवा रखा था मैंने? लिखवा रखा था ए। और वेंट्रिकल है वी, तो वी से ए में ही आना है। ए क्या है हमारा? ए है हमारा अओर्टा। अओर्टा मतलब हमारे बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी। अब ये अओर्टा क्या करेगा? बॉडी में ब्लड ला देगा और हमारी बॉडी को मिल जाएगा आराम, क्योंकि हमारे पास आ चुका है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये पूरे बॉडी ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फैल जाएगा। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था ना, ये बड़ा सिंपल है, बिल्कुल तुम्हें रटना ना पड़े, एक भी आर्टरी या वेसल का नाम ना याद करना पड़े। इसलिए मैंने बताया, क्या बताया? नीचे मैं हूं बॉडी, ऊपर है रेक्टेंगल, फिर लिखना क्या है? लिखना है ए ए वी वी, इतना लिख दिया। फिर जो बॉडी से ब्लड जाएगा किसके थ्रू? वी के थ्रू, वेना कावा। और पैटर्न क्या फॉलो करना है? वी के बाद हमेशा ए आएगा, ए के बाद वी, फिर वी के बाद ए। तो वेना कावा वी है, ठीक है, वेना कावा वी है, तो वी से कहां जाएगा? ए पे, ऊपर वाले पे।
ए से स्टार्ट होता है ना आर्ट्रियम, तो आर्ट्रियम में जाएगा, आर्ट्रियम में गेट लगा रहेगा, वॉल्व वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल से कहां जाएगा, फिर ऊपर, ऊपर क्या है, पुल्मोनरी आर्टरी। क्यों क्यों आर्टरी है, क्योंकि ए हमने लिखा हुआ था और वी के बाद क्या आएगा ए, जो पैटर्न मैंने बताया, पुल्मोनरी आर्टरी, वहां से लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजनेट होके पुल्मोनरी वीन, पुल्मोनरी वीन से कहां आएगा, पुल्मोनरी वीन, वी है तो वी के बाद ए, यानी इधर वाले आर्ट्रियम में आएगा, फिर आर्ट्रियम से गेट लगा है, वॉल्व लगा है नीचे वेंट्रिकल पे, और फिर वेंट्रिकल से कहां, वेंट्रिकल यानी वी, तो वी से कहां ए, अओर्टा, ए से अओर्टा, अओर्टा से हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। अब तुमने देखा कि ये जो राइट साइड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, और ये जो लेफ्ट साइड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ये बिल्कुल सेपरेट है, ये मिक्स नहीं होता है, ना ही हार्ट में ना ही कहीं पे मिक्स नहीं होता। क्यों हार्ट में मिक्स इसलिए नहीं होता, बॉडी में इसलिए मिक्स नहीं किया जाता, जिससे हमारी जो एनर्जी डिमांड है, इतनी ज्यादा एनर्जी की डिमांड है, वो पूरी हो पाए। मिक्स नहीं होता है इसीलिए एनर्जी डिमांड पूरी हो पाती है। वहीं अगर बात करें दूसरे एनिमल्स की ना, जिनमें मिक्स हो जाता है, जैसे एम्फीबियंस में, जैसे फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स, इनमें क्या होता है, इन बेचारों में ब्लड मिक्स हो जाता है, क्योंकि इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसलिए इनको तो कम ही एनर्जी की जरूरत है, तो इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। वहीं जो अपनी फिश होती है, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और ऑक्सीजनेशन होता है गिल्स के थ्रू, और हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड फैलाता है, जिससे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फैले। तो हम एक बड़े ऑर्गन हैं, इसलिए हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, और मिक्सिंग नहीं होती है ब्लड की, जिससे हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो पाए। आई होप बिना रटे तुमने ये पूरा सर्कुलेशन पढ़ा। वापस अब ये जो सर्कुलेशन तुमने पढ़ा ना, इसको डायग्राम पे अगर देखोगे तो डायग्राम पे कुछ ऐसा दिखेगा। जो ऊपर वाला सर्कुलेशन था, यानी जो लंग्स और हार्ट में हो रहा है, ये कौन सा है, ये है पुल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि लंग्स से रिलेटेड कुछ भी रहेगा पुल्मोनरी रहेगा, जैसे पुल्मोनरी वेन, पुल्मोनरी आर्टरी, वैसे ही पुल्मोनरी सर्कुलेशन। और नीचे वाला जो है हार्ट से बॉडी में, ये है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो अगर ये पूरी साइकिल देखी जाए, जो साइकिल मैंने भी समझाई थी, इस साइकिल में 2 बार ब्लड हार्ट पे आता है, पहले डीऑक्सीजनेट वाला जाएगा हार्ट पे, फिर ऊपर लंग्स पे जाएगा, लंग्स से फिर हार्ट में आता है, तब बॉडी में आता है। तो 2 बार हार्ट में आता है, 2 बार सर्कुलेशन होता है, एक पुल्मोनरी एक सिस्टमिक, इसीलिए बोलते हैं इसको डबल सर्क्यूलेशन। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मतलब इतने अच्छे से तो तुम्हें मजा उस दिन भी नहीं आया होगा जिस दिन उसने तुम्हारा रिप्लाई किया होगा, दे भैया गए काम से, बट आज आया होगा जब पूरी क्लास इसको रट रही होगी और तुम सिंपली सिर्फ एक ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल और एक सर्कल बना के इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस समझ चुके हो। अब तुमने ना कई बार सुना होगा अपने पापा जी को कहते हुए कि साले मेरा बीपी मत बढ़ा, तेरी बातों से मेरा बीपी बढ़ जाता है। जब तुम्हारा रिजल्ट नहीं आता तब उनका बीपी बढ़ जाता है, जब उनकी बीवी, तुम्हारी मम्मी उनकी बात नहीं मानती है तब उनका बीपी बढ़ जाता है, और जब उनका कोई काम नहीं होता है तब उनका बीपी बढ़ जाता है। अब ये बीपी बढ़ना होता क्या है? बीपी वो नहीं, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मतलब जो हमारी आर्टरीज हैं, वीन्स हैं, जो हमारे अंदर है ना, अरे अंदर ही हैं। देखो ऐसे करके जब तुम देखोगे ना, जो बाहर दिखता है वो वीन्स होता है, जो हमें हरा हरा दिखता है, क्योंकि वीन्स ऊपर होती हैं, सुपरफिशियल होती हैं। वहीं जो थोड़ा सा अंदर तरफ होता है वो होता है आर्टरीज, वो ऐसे बाहर से नहीं दिखेगा। तो जो भी आर्टरीज या वीन्स हैं, उसमें जो प्रेशर, जो ब्लड जाता है ना, थोड़ा प्रेशर से जाता है। तो जो प्रेशर, ज्यादा प्रेशर देता है ना वॉल्स पे, किसकी वॉल्स पे, अरे ये वेसल्स की दीवार पे ऐसे डालोगे ब्लड प्रेशर बनेगा। तो ये जो वेसल्स की वॉल पे प्रेशर बनता है, ये प्रेशर ही कहलाता है ब्लड प्रेशर। और तुम जब अभी कभी भी जाओ ब्लड प्रेशर चेक कराओ तो कुछ ऐसे लिख कर देंगे फ्रैक्शन में, 120/80 ये होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। मतलब 120 होता है सिस्टोलिक प्रेशर और 80 होता है डायस्टोलिक प्रेशर। 120/80 mmHg, इस तरह से इसको लिखा जाता है। ये इसकी यूनिट है, और इसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस का यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। नाम याद रखना, 1 वर्ड में कभी कभी, एमसीक्यू में कभी कभी आ सकता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे मतलब आगे बढ़ने से पहले, अगले सिस्टम पे बढ़ने से पहले, इसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लिम्फ। ये क्या है? आई कैन बेट किसी ने तुम्हें ये सही से नहीं समझाया होगा, बट अब थोड़ा समझते हैं इसको। लिम्फ होता क्या है? देखो, जब भी
जो मैंने बताया था कि इस तरह से आर्टरीज होती हैं, उस तरह से वीन्स होती हैं। जब ये बीच में मिलती हैं, जो इंटरजेक्शन होता है वो क्या कहलाता है? कैपिलरीज, जो बहुत पतला होता है, सिर्फ एक सेल के बराबर थिकनेस होती है उसकी, सिर्फ एक सेल के बराबर। तो ये जो पतला सा कैपिलरीज है ना, ब्लड क्या है? आर्टरीज से आता है, सबको पता है नॉर्मली, ठीक है। ब्लड आया आर्टरीज से, बहुत ही प्रेशर से आया, तो कैपिलरीज में तो जाता है, बट वो इतनी पतली है बेचारी, कभी कभी कुछ ब्लड में जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो बाहर निकल जाता है, कुछ कुछ प्रोटीन बाहर निकल जाते हैं। तो ये कहां जाते हैं? ये सेल्स के बीच में जाते हैं, जिस स्पेस को बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर स्पेस। इंट्रासेल्यूलर मतलब सेल के बीच में जो स्पेस होती है, तो सेल के स्पेसेस में आ गया। अब ये जो स्पेस में जो आया है ना ब्लड का प्लाज्मा निकल के, उसके साथ कुछ अपना न्यूट्रिएंट्स लेके आया है प्लाज्मा, तो इसको बोला जाता है लिम्फ। यही कहलाता है लिम्फ। लिम्फ भी बोल सकते हैं या टिश्यू फ्लूइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि टिश्यू में आ जाता है, तो लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड। अब ये क्या होता है? इसको लिए अलग से बनी है एक वेसल हमारे अंदर, जैसे आर्टरीज वीन्स थी वैसा ही है लिम्फेटिक वेसल। क्या? लिम्फेटिक वेसल। ये वेसल में ये सारा का सारा फ्लूइड आ जाता है और फिर लिम्फेटिक वेसल जा करके आगे वीन्स में ही जुड़ जाती हैं, बड़ी बड़ी वीन्स में। तो फाइनली जो गिर गया था गलती से बेचारा प्रेशर की वजह से, वो वापस वीन्स में चला जाता है, और इसको बोलते हैं पूरा लिम्फेटिक सिस्टम। एंड कभी कभी तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है कि बताओ ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्लड रेड कलर का होता है क्योंकि उसमें होता है हीमोग्लोबिन। और ब्लड में क्या क्या होता है? अरे सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, याद है ना प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स बड़ा कॉमन सी चीज है यार। प्लेटलेट्स क्या करती हैं? जब कहीं कट वट तुम्हें लग जाए तो उसको जा करके तुरंत ही बाइंड अप कर देती हैं, ब्लड कॉटेज कर देती हैं, जिससे तुम्हारा ब्लड बहता ही नहीं रहता है, वहीं रुक जाता है, खून का थक्का जम जाता है, जिससे ब्लड लॉस ना हो। प्लेटलेट्स का बस इतना काम है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और साथ में प्लाज्मा। प्लाज्मा वो लिक्विड है, वो स्विमिंग पूल है जिसके अंदर ये सेल्स पड़ी हुई हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और रेड कलर का है। वहीं अगर इसको देखें लिम्फ को, तो लिम्फ व्हाइट कलर का है, कलरलेस टाइप का है, और इसमें क्या क्या होता है? प्लाज्मा जो बताया मैंने, और साथ में कुछ सेल्स जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब याद रखना कि ये जो ब्लड है ये क्या करता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैसेस का भी एक्सचेंज करता है, और न्यूट्रिएंट्स का भी, न्यूट्रिएंट्स भी लेके जाता है, गैसेस भी लेके जाता है। गैसेस क्यों ले जा पाता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन हेल्प करता है उसकी, हीमोग्लोबिन हेल्प करता है। और अपना जो लिम्फोसाइट है या लिम्फ है, इसका क्या काम होता है? ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है ना, लिम्फ है ना, इसका काम है सिर्फ फैट का ट्रांसपोर्ट। ये फैट अब्सॉर्ब करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अपना जो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था विलाई, विलाई में ही लैक्टियल नाम की इसकी एक वेसल होती है, लिम्फ वेसल, जो फैट अब्सॉर्ब कर लेती है। तो इसका काम क्या है? फैट अब्सॉर्ब करना। ठीक है, समझ गया। अब ये दोनों के जो डिफरेंस हैं ये कभी कभी, बहुत कभी कभी एग्जाम में आ सकते हैं, बट इतना लिखते तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम लोग आ चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। और ये ना बड़ी नाइंसाफी है, बड़ा गलत कर रहे हो तुम। ह्यूमन वाला बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते हो यार। प्लांट्स बड़ा सिंपल होता है और इंपॉर्टेंट होता है। देखो प्लांट्स में क्या देखना है हमें? एक देखना है कि कैसे वाटर का और मिनरल्स का हो रहा है पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन, और एक देखना है कि कैसे फूड का। फूड क्या है प्लांट का? लेज नहीं, अरे फूड होता है प्लांट का, यस, अपना ग्लूकोज जो वो फोटोसिंथेसिस में बनाता है ना, कार्बोहाइड्रेट, वही। तो वो कैसे होगा पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट? तो अपने वाटर एंड मिनरल के लिए उसके पास है जाइलम। अब जाइलम कैसे करेगा? देखो दो प्रोसेस है। पहला है रूट प्रेशर। देखो आ जाओ अंदर, फिर गलत जगह आ गए। अंदर मतलब आ जाओ नीचे, सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर क्या है? रूट्स हैं। रूट्स की अगल बगल क्या है? मिट्टी है। तो उसमें होते हैं आयंस। अब कुछ कुछ आयंस एक्टिवली चले जाते हैं रूट के अंदर। इससे एक आयंस का डिफरेंस क्रिएट होता है, प्रेशर का डिफरेंस। किसके प्रेशर का? आयंस के प्रेशर का डिफरेंस। मतलब आयंस कंसंट्रेशन कम ज्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है? वाटर अंदर घुसता है रूट के। और बस हमें यही चाहिए कि किसी भी तरीके से वाटर रूट के अंदर घुसे। तो ये जो अपना रूट प्रेशर है या आयंस का डिफरेंस है, इसके वजह से जो रूट के अंदर पानी जाता है इसको बोलते हैं बाय रूट प्रेशर। वहीं जो अपना दूसरा प्रोसेस है, ये दूसरा प्रोसेस क्या है? यह है ट्रांसपीरेशन। इसमें क्या होता है? हमारा पेड़ ऊपर आ गए, पेड़ है, पेड़ जब धूप होती है तो इसकी लीव से क्या निकलता है? पानी, खूब सारा पानी निकलता है लीव से। क्यों निकलता है पता है? इसी को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। जब
अपना जो पेड़ है वो पानी अलाउ कर देता है कि ले जाओ, पानी अलाउ करता है ले जाओ, इवेपोरेट कर देता है, हटा देता है, तो वो होता है ट्रांसपीरेशन। अब तुम खुद सोचो, तुम अगर एक फ्रूटी का एग्जांपल लो, और फ्रूटी तुम जब ऊपर से पीते हो, जब फ्रूटी स्ट्रॉ से ऊपर से पीते हो तो नीचे एक प्रेशर बनता है ना, बिल्कुल वही प्लांट में जब ऊपर से लीव से पानी निकल रहा है ना तो नीचे एक प्रेशर बनता है, और इसी प्रेशर की वजह से, इसी सक्शन प्रेशर की वजह से जो पानी सॉइल में होता है वो फटाक से रूट के अंदर आ जाता है। ये कौन सा प्रोसेस है? दूसरा वाला ट्रांसपीरेशन पुल। पहला रूट प्रेशर, दूसरा ट्रांसपीरेशन पुल। हटा दो। हमने देख लिया कि जाइलम कैसे कर रहा है अपना काम, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं कि फूड के लिए क्या कर रहा है, कौन कौन कर रहा है फूड के लिए काम? फ्लोएम। फ्लोएम का ही काम होता है ना, साइंस में पढ़ा था, फूड के पूरे ट्रांसलोकेशन के लिए। मतलब जब प्लांट में फूड ज्यादा होता है उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और ये कैसे होता है? ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस जब मेंटेन होता है, तो जो भी फूड के अपने कंपेनियंस हैं जैसे सुक्रोज वगैरह है, वो एनर्जी लेता है किससे? कंपेनियन सेल से। फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल होती है और सीव ट्यूब्स होती है, तो कंपेनियन सेल से एनर्जी लिया और सीव ट्यूब से पूरा का पूरा अपना फूड को, अपने सुक्रोज को हर एक बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो ये था प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज द लास्ट टॉपिक, एक्सक्रीशन। मतलब जो खाया है वो जाकर फ्लश भी तो करते हो, वही। सबसे पहले ऑफ कोर्स अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। ह्यूमन वाला देखना है, तो ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम की सबसे पहले जरूरत ही क्या है बताओ। देखो अभी तो हमने न्यूट्रिशन से खाना लिया था, रेस्पिरेशन से उस खाने का यूज कर लिया था, एनर्जी बना ली थी, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन से जो भी ऑक्सीजन है वो पूरे के पूरे ब्लड से पूरे के पूरे बॉडी में फैला दिया था। बट ऑक्सीजन ही नहीं फैलता है सिर्फ, कई सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हमारे पूरे बॉडी में आ जाते हैं। अब उसी वेस्ट को प्यूरिफाई करके निकाल देने के लिए क्या होता है? एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन में अगर ये डायग्राम देखो तो हमारा कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स? किडनी। अब किडनी पे कई लोग को आईफोन भी दिख रहा है, वही किडनी जिसको बेच के कई लोग आईफोन लेते हैं, तुम मत लेना। तो किडनी, उसके साथ यूरेटर, जो ये पाइप लगी हुई है, पाइप जाके कहां जुड़ती है? यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और यूरेथ्रा जो कि ओपनिंग है जिससे हम यूरिनेशन करते हैं, यानी यूरिन पास करते हैं, ठीक है। इतना हमने समझ लिया, और इसी में रीनल आर्टरी वगैरह भी होती हैं, वो भी समझना है। बट पता है इस डायग्राम से इंपॉर्टेंट डायग्राम कौन सा है? इससे भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये क्या है भैया? एक एक किडनी में, अरे दो ही तो किडनी है, अब एक एक किडनी में कई सारे, हजारों लाखों कई सारे क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स। ये नेफ्रॉन्स क्या है? ये है किडनी की, यानी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, किडनी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। तो ये नेफ्रॉन के पार्ट्स देखो, सबसे पहले क्या है? ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस क्या होता है? ये ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा होता है। उसके बगल में क्या है? ऐसा सी शेप क्या है उसके बगल में? उसके बगल में है कैप्सूल टाइप का है ना, उसको बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद क्या है? ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का। ट्यूबुलर पार्ट मतलब ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूल्स का नाम भी होता है। जो पहले आ रही है ट्यूब्यूल्स उसको बोलते हैं पीसीटी, और बीच में जो ऐसे यू बना है लूप ऑफ हेनली, और जो बाद में है डीसीटी, ठीक है। अब इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट आ जाता है, जो जाकर फाइनली कहां? अपना यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में जाके मिलता है, जहां से यूरिनेशन होता है। पूरा समझेंगे, पहले अभी नेफ्रॉन पे आते हैं। ये नेफ्रॉन में क्या देखना है हमें? देखो क्या हुआ है ना, जो नेफ्रॉन में ऐसी है जो रीनल आर्टरी आ रही है। रीनल मतलब क्या है भैया? जैसे लंग्स में हमेशा पुल्मोनरी लिखा होता है, तो वो पुल्मोनरी डिनोट करता है कि वो लंग्स की आर्टरी या वीन है, वहीं ये रीनल डिनोट करता है कि ये किडनी की आर्टरी या वीन्स हैं। तो जो रीनल आर्टरी है, यहां से ब्लड आया, फिर तुम्हें दिख रहा होगा इधर से ये आर्टरी निकल रही है, ठीक है। तो ब्लड जब आता है ना इस आर्टरी से, ये काफी ज्यादा प्रेशर से आता है। अब ये इतने प्रेशर से आता है कि ये सीधा कहां आएगा? ग्लोमेरुलस में, जो गुच्छा है कैपिलरीज का, उसमें घूमेगा घूमेगा घूमेगा, और फिर इधर से ऐसे बाहर निकलना होता है इसको। बट ये बाहर ना निकल करके बहुत अच्छी अमाउंट में ये जो ब्लड है, प्लाज्मा है, कई सारे नाइट्रोजनस वेस्ट है, और कई सारे इंपॉर्टेंट आयंस भी हैं, यानी जो अच्छी चीज है आयंस वगैरह, और जो बुरी है वेस्ट वगैरह, वो भी इसमें रहता है। बट इधर ना आके ये चला जाता है ग्लोमेरुलस से उधर पास, उसके पास, किसके पास?
ग्लोमेरुलस के उस पार, जो कि अपना कैप्सूल है, बाउमेंस कैप्सूल। अब इसके आगे पूरा प्रोसेस यही है कि जो मटेरियल हमारा बाउमेंस कैप्सूल में चला गया उसमें से हमें क्या लेना है अपनी बॉडी में और क्या उसी में रहने देना है। जो उसमें रहेगा वो फाइनली यूरिन बन के निकल जाएगा। और हमें लेना क्या क्या है, इसी चीज को बोलते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। कि अब क्या होगा, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। हम सिलेक्ट करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही रीअब्जॉर्ब करेंगे। कैसे रीअब्जॉर्ब होता है, देखो ये जो तुमने नेफ्रॉन देखा, इसके आसपास कुछ कैपिलरीज यानी आर्टरीज और वेन्स दिख रही हैं, ठीक है, यही इसको एब्जॉर्ब करती हैं। तो जब ये इस तरह से आया अपने बाउमेंस कैप्सूल में, बाउमेंस कैप्सूल के बाद कहां, ट्यूबुलर पार्ट में, ट्यूबुलर पार्ट में आया। सबसे पहला पार्ट कौन सा है ट्यूबुलर पार्ट का, पीसीटी, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। नहीं याद करना है, ये मैं बस बता रहा हूं, बस जान लो कि ये जो सबसे पहला पार्ट है ट्यूब का, यहां पर आया। इसके आसपास काफी सारी कैपिलरीज लगी हैं, आर्टरीज, वेन्स लगी हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट आयंस हैं, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी। फिर ये जाएगा लूप ऑफ हेनली में, वहां पर भी जो चीजें इंपॉर्टेंट है, वाटर वगैरह, क्योंकि वाटर भी चला जाता है तो वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। फिर ये आगे जाएगा, आगे क्या है, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। याद नहीं करना है फुल फॉर्म, बस डीसीटी याद रखो। यहां पर भी जो जरूरी चीजें हैं वो एब्जॉर्ब होंगी और जो जरूरी नहीं है वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगी ब्लड कैपिलरीज, क्योंकि जो नहीं चाहिए वो हमें नहीं लेना है। अब जो बच गया, जो भी बच गया, जो हमने एब्जॉर्ब नहीं किया है, वो चला जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट से कहां जाएगा, यूरेटर में। किडनी से ही वो निकल रही थी ना पाइप, यूरेटर, तो यूरेटर में गया, यूरेटर से आया यूरिनरी ब्लैडर में। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर में आया है इसे ही बोलते हैं यूरिन, इसी लिक्विड को बोलते हैं यूरिन। अब ये यूरिन हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है, हमारे कंट्रोल में, नर्वस कंट्रोल में। जब नर्वस कंट्रोल अलाउ करता है तभी यूरिनरी ब्लैडर इस यूरिन को रिलीज करता है और यूरेथ्रा नाम की ओपनिंग से पानी पानी हो जाता है। पता है ना कि हमारे कंट्रोल में होता है, तुम अपने मन से ही वॉशरूम जाते हो और तभी पानी पानी होते हो, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये कंट्रोल में होता है, हमारे नर्वस कंट्रोल में यूरिनरी ब्लैडर। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस। अब डिटेल में देखना है तो ये डायग्राम देख लो कि किस पार्ट पर क्या एब्जॉर्ब होता है, बट ये क्लास 11th में आएगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है, हटा देते हैं। हमने देख लिया कि जो भी अपना वेस्ट था वो किस तरह से वेस्ट ही बन करके एक एक नेफ्रॉन से प्रोसेस होता है। एक एक नेफ्रॉन क्या करता है कि जो अपना ब्लड उधर चला गया था उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो रख लेता है, ब्लड कैपिलरीज जो आसपास है उसके थ्रू, जो वेस्ट है वो वेस्ट पूरा का पूरा यूरिन बन के निकल जाता है। अब मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि वहीं पर वाटर रीअब्सॉर्ब होता है ना, कि वाटर भी चला जाता है ब्लड के साथ। तो जो भी वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, जो इंपॉर्टेंट होता है ना, वो कैसे होता है, वाटर कितना एब्जॉर्ब होता है, यही डिसाइड करेगा कि यूरिन कितनी बनेगी। डिपेंड करता है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग। जिस दिन इमेजिन करो तुमने ज्यादा पानी पिया होता है, उस दिन तुम्हें ज्यादा नीड होती है वॉशरूम जाने की। क्यों? क्योंकि जब हम ज्यादा पानी पीते हैं, हमारे अंदर ऑलरेडी पानी होता है, तो ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं करते हैं नेफ्रॉन से, जो हमारी कैपिलरीज हैं। बट जिस दिन नहीं पिया होता है तो ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है कैपिलरीज के द्वारा और बहुत ही कम पानी बचता है यूरिन में, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर बचता है यूरिन में। इसीलिए तुम नोटिस करोगे कि जब तुम सही से ज्यादा पानी नहीं पीते हो तो यूरिन का कलर भी येलोइश होता है, वाटर जैसा ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। समझ गए? बहुत ही लॉजिक से हमने समझा कि किस तरह से हम अपने वेस्टेज को रिमूव करते हैं बाय एक्सक्रीशन। एंड सबसे मेन हीरो कौन है? नेफ्रॉन। मगर नेफ्रॉन जो किडनी में होता है, कहां चलना है? हमें चलना है प्लांट्स पे। प्लांट्स में कैसे होता है एक्सक्रीशन? मतलब प्लांट्स के भी तो वेस्ट है, वो कैसे निकलता है? 4 तरीके से। पहला क्या है कि कुछ कुछ प्लांट्स तुम देखते होगे रेजिन्स और गम्स निकालते हैं, तो वो उनके लिए वेस्ट है, हमें भले यूज में आ जाता है। दूसरा, गैसियस एक्सचेंज, स्टोमेटा से वो क्या निकाल देते हैं? ऑक्सीजन, उनके लिए वो वेस्ट होता है बट हमारे लिए जरूरी होता है। तीसरा कि वो अपने सेल्स में, प्लांट के अंदर जो सेल्स हैं उसमें सेलुलर वैक्यूल्स होती हैं, उसमें सेलुलर वेस्ट निकाल देते हैं। और चौथा, कई बार लीव्स जो होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं, खराब जाती हैं, तो अपने आप प्लांट से गिर जाती हैं क्योंकि वो खराब हो जाती हैं, ठीक है, वो प्लांट के लिए वेस्ट है। तो इस अलग अलग तरीके से प्लांट अपना वेस्ट निकालता है एंड उसको डालते हैं एक डायलिसिंग सॉल्यूशन में, ठीक है, मतलब ब्लड एक मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा होता है, ठीक है, पूरे पाइप्स के थ्रू। अब पाइप जो है ना वो मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब कुछ चीजें अलाउ करेंगी बाहर जाने को और कुछ चीजें नहीं, सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। अब यहां से ब्लड ऐसे 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 पास हो रहा है और फिर वापस जा रहा है अपने पेशेंट में ही,
वीन्स के थ्रू। बट ये क्या कर रहे हैं, इधर से डाल उधर से निकाल दे रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यहां जो आसपास, जो इस मेम्ब्रेन के, जो इस पाइप है ना, ट्यूब, इसके आसपास क्या है, डायलिसिस का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो भी वेस्ट है वो इस डायलिसिंग सॉल्यूशन में चला आता है, जो भी ब्लड में वेस्ट है वो मेम्ब्रेन के थ्रू डायलिसिंग सॉल्यूशन में आ जाएगा, और फिर जो गंदा सॉल्यूशन बन जाएगा ना डायलिसिस वाला, वो हम लोग निकाल लेंगे। एक बोतल में गंदगी सारी निकाल लेंगे और फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन डालेंगे, ताकि जो भी ब्लड आए उसकी गंदगी डायलिसिस सॉल्यूशन में चली जाए, और इधर से जो बचा हुआ फ्रेश ब्लड है, साफ ब्लड है, वो वीन्स के थ्रू हम वापस पेशेंट में डाल देते हैं। इसको बोलते हैं हेमोडायलिसिस। बिल्कुल किडनी जैसा ही काम है, ये करना पड़ता है उनमें जिनमें किडनी फेल हो चुकी है। तो प्लीज ज्यादा पार्टी शार्टी मत करना। आ चुके हैं हम क्वेश्चंस पे। वैसे तो तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस की वीडियो पढ़ले अक्षय ऐप पर मिल जाएगी, बट यहां सबसे रिपीटेटिव क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले जो बार बार रिपीट होता है वो है ये कि अपना जो फोटोसिंथेसिस है इसके सारे स्टेप्स लिखो और इक्वेशन लिखो। तो तीनों स्टेप लिख दो, 1 2 3, और इक्वेशन लिख दिया, बिल्कुल उस तरह से जो नॉर्मल प्लांट में होता है। डेजर्ट प्लांट वाला सीक्वेंस मत लिख देना, नॉर्मल सीक्वेंस। फिर अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन आ जाता है पूरा का पूरा समझाओ डबल सर्कुलेशन कि कैसे ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। मैंने ए वी वाला मॉडल समझाया था ना कि ए के बाद वी आएगा, वी के बाद ए आएगा, जिससे कहीं कुछ रटना नहीं पड़ेगा, और ये कंप्लीट आंसर तुम आराम से लिख के आ जाओगे। फिर अगला क्या है, अगला क्वेश्चन आता है ये, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, आर्टरीज और वीन्स में डिफरेंस। अरे पूरा टेबल है, ये पूरी टेबल है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये डिफरेंस बहुत सिंपल डिफरेंस है, जो मैंने अब तुम्हें पढ़ाया भी था। फिर अगला क्या है, ये रीजन वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छे हैं। जैसे पहला रीजन बताओ कि वेंट्रिकल्स के पास थिकर वॉल क्यों होती है आर्टेरियम से ज्यादा। मतलब जो हार्ट का ऊपर वाले चैम्बर होते हैं, इनमें थोड़ी पतली वॉल है, और नीचे वाले चैम्बर्स में थोड़ी मोटी वॉल है, थिकर वॉल है। क्यों? क्योंकि जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, नोटिस करोगे डबल सर्कुलेशन में कि वेंट्रिकल से ही पूरी बॉडी में आता है ब्लड। तो जब बहुत ज्यादा प्रेशर से बॉडी में ब्लड पहुंचाना है तो उसके लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा, और स्ट्रांग होने के लिए उसकी वॉल्स थिक होती हैं वेंट्रिकल्स की, ठीक है। फिर अगला, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज स्लो। प्लांट्स में स्लो क्यों होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम? अरे यार बड़ा ही सिंपल सा रीजन, स्लो होता है क्योंकि यहां इतना इलेबोरेट बनाया ही नहीं गया है, यहां सिर्फ डिफ्यूजन से होता है ट्रांसपोर्ट, बताया भी था। फिर अगला कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स डिफर्स फ्रॉम दैट इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। एक्वेटिक में अलग तरीके से होता है और टेरेस्ट्रियल में अलग होता ही है, क्योंकि एक्वेटिक में फिश के पास क्या होता है, वो होते हैं गिल्स, जहां से ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है। बट टेरेस्ट्रियल में प्रॉपर डिस्टिंग्विशन चाहिए, यानी मिलना नहीं चाहिए डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड, सेपरेट रहना चाहिए। और इसीलिए 4 चैम्बर होते हैं हमारे अंदर, और एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर। वहीं फिश में सिर्फ 2 ही चैम्बर हैं, जो कि एक्वेटिक एनिमल है। फिर अगला, ड्यूरिंग द डे टाइम वाटर एंड मिनरल ट्रेवल फास्टर। अरे यार डे टाइम में फास्टर इसलिए होता है क्योंकि ट्रांसपीरेशन हो रहा होता है ना, पहले से ऊपर फ्रूटी जैसा प्रेशर बना होता है, तो नीचे से रूट से पानी अपने आप फास्टर जाता है, वाटर एंड मिनरल फास्टर ट्रेवल करते हैं। वीन्स हैव वॉल्स, आर्टरीज डू नॉट। बताया था क्यों, क्योंकि वीन्स में प्रेशर काफी कम है, तो वहां चांसेस होता है कि ब्लड बैकफ्लो कर जाए। बट आर्टरीज में प्रेशर अच्छा होता है, वहां पर वॉल्स की जरूरत, वो गेट्स जो थे उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। और यह था अपना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन ये आ सकता है तुम्हारा एक्सक्रीटरी वाला, कि ड्रॉ डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जब बोले तो नेफ्रॉन मत बना देना, नेफ्रॉन जब बोलेगा तभी नेफ्रॉन बनाना। एक्सक्रीटरी सिस्टम ये होता है, इसको बनाओ, लेबल कर दो। और इसमें कोई 2 वाइटल फंक्शन पूछा है किडनी का, क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर और बॉडी और पीएच का, बॉडी के पीएच का सॉल्ट को मेंटेन करना, यानी इक्विलिब्रियम पे रखना, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन करना, होम्योस्टेसिस मेंटेन करना। अब ये 2 टर्म बोले, ऑस्मो रेगुलेशन, होम्योस्टेसिस, ये दोनों क्या होते हैं मुझे कमेंट्स में बताओ। ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड सैंपल पेपर्स रेगुलरली सॉल्व करते रहना। बट अगर तुम सैंपल पेपर्स टेक्स्ट बुक में सॉल्व कर रहे हो, फिर पेजेस पलट के सॉल्यूशंस देख रहे हो, तो तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम वीडियो सॉल्यूशंस जब तक नहीं देखोगे तब तक समझ नहीं पाओगे कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, 3 घंटे में एग्जाम हॉल में बैठकर पेपर कैसे टाइमली खत्म करना है। और ये सब कुछ अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें हाथ पकड़ के लिटरली वीडियो सॉल्यूशन में एक एक स्टेप करके दिखा रहे होंगे, सिखा रहे होंगे सीबीएसई के लास्ट ईयर के टॉपर्स, तो यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि हम तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं 18+ सैंपल पेपर्स
of each and every subject with 33 plus revision sheets and with detailed video solutions made by last year CBSE toppers. हमारी 99% सैंपल पेपर बैच में अभी कुछ सीट्स बची हुई हैं, इनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। हमने इतना बड़ा चैप्टर कर दिया है स्वाहा। इसी के साथ जाकर पढ़ ले अक्षय ऐप इंस्टॉल कर लो, वहां पर और क्वेश्चंस और सैंपल पेपर्स और काफी चीजें मिल जाएंगी। आई होप तुम्हें मजा आया होगा, सब में शेयर कर देना और पढ़ ले अक्षय ऐप पर। ये सीक्रेट बैच, सैंपल पेपर्स बैच मिस मत करना, अभी लिमिटेड सीट्स बची हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर एनरोल कर लो, जहां तुम्हें बहुत सारे सैंपल पेपर्स मिल जाते हैं हर सब्जेक्ट के, सॉल्व्ड बाय लास्ट ईयर सीबीएसई टॉपर, यानी सीबीएसई टॉपर्स के सॉल्यूशन भी मिलते हैं। जाओ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, लिमिटेड सीट बची हैं। और सब में वीडियो शेयर करके बता देना कि इस लेवल की क्वालिटी के लेक्चर्स फ्री में मिल सकते हैं। लव यू ऑल, जाना जा पढ़ ले।